वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा सैयद सादिया अबरार अली। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। प्यारे बच्चों, तस्वीर में आपको मुख्तलिफ मकामात नज़र आ रहे हैं। तारीखी इमारतें, पहाड़ी मकामात, साहिली किनारे और दिलकश कुदरती मनाजिर। ये तमाम तफरीही मकामात हैं। भारत के इन मकामात को देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। अक्सर लोग सुकून और तफरीह के लिए इन मकामात पर घूमने जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं। आज हम एक पहाड़ी मकाम ऊटी की सैर करेंगे। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात का सबक नंबर 14 ऊटी की सैर का मुताला करेंगे। ये एक सफ़रनामा है। सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुसाफत करना के हैं। इसको लिखने का मकसद पढ़ने वालों को अपने तजुर्बात व वाक़यात से आगाही देना, आम इंसान के अंदर दयारे गैर के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा करना और सफ़र की दास्तान सुनाना है। सफ़रनामा सफ़र के तासुरात, हालात और कवायफ पर मुश्तमिल होता है। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं सबक की वजाहत। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मकाम है। सेहत अफजा से मुराद है सेहत बढ़ाने वाला, तंदुरुस्ती के लिए मुफीद। आमतौर पर ऐसे मकामात जो पहाड़ों पर होते हैं, पहाड़ी मकामात होते हैं, वो सेहत के लिए बेहतरीन माने जाते हैं क्योंकि वहाँ की आबोहवा जो है बहुत ही अच्छी होती है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सयाहों की जन्नत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। आमतौर पर लोग जो है बेंगलुरु जाकर वहां से ऊटी जाते हैं, बजारिया रोड का रास्ता। बेंगलुरु से हम पहले मैसूर पहुंचे। यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। देखिए, चिड़ियाघर और राजा का महल दो चीज़ें मैसूर में बहुत ही मशहूर हैं। मैसूर का चिड़ियाघर 157 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। भारत के कदीम और मशहूर चिड़ियाघरों में से एक है। और राजा का महल बहुत ही आलीशान महल है। ये मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चारुम का है ये महल।
रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद के शहर श्रीरंगापटन को देखा। वहां अब किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं। तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है वो है श्रीरंगापटन का किला। एक जमाना था जब वहां पर बहुत रौनक रहा करती थी, आज सिर्फ वीरानी है। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और उनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की यानी गुज़िश्ता ज़माने की कौमी यकजहती, कौमी इत्तेहाद और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। रवादारी मतलब सबके साथ यकसा सलूक। यानी मंदिर और मस्जिद को देखते हुए हमें उनकी इस बात का पता चलता है कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ वो यकसा सलूक किया करते थे। टीपू सुल्तान शहीद को शेर मैसूर के नाम से भी याद किया जाता है। हमने उनके मकबरे की भी जियारत की, जहां टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। मकबरा वो इमारत जो कब्र पर बनाई जाए, जिसे मज़ार भी कहते हैं। जियारत करना, जियारत ये लफ्ज़ ऐसी जगह या मकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां अकीदत और ताज़ीम के साथ जाया जाए। टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। टीपू सुल्तान की वालिदा का नाम था फातिमा फखरुन्निसा। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ से करीब है, जहां मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फवारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। वृंदावन गार्डन दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर मौसीकी पर, म्यूजिक पर रक्स करने वाले, नाचने वाले पानी के फवारे हैं। उन्हें देखकर दिल बाग बाग हो जाता है, दिल बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, दिल बाग बाग होना। अब अगले पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। पड़ाव यानी मंजिल। मैसूर से निकल चुके थे और ऊटी पहुंच रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। तस्वीर देखिए किस तरह रास्तों के दोनों तरफ फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही है। अल्लाह तेरी कुदरत। यहाँ कुदरत से मुराद है खुदा ताला की सिफत और ताकत या शान, वो ताकत जिससे दुनिया में हर चीज पैदा होती है। जमीन सब्ज लिबास ज़ैब्तन किए हुए, सब्ज के मानी हरा, ज़ैब्तन करना पहनना, जमीन ने हरा लिबास पहना हुआ था। यहाँ पर सब्ज लिबास से मुराद है हरियाली, सब्ज़ाज़ार। सेहरंगेज समा पेश कर रही थी। सेहरंगेज समा, पुरकशिश समा पेश कर रही थी। अभी हम 20 किलोमीटर का भी रास्ता तय न कर पाए थे कि जंगलों में घिरा हुआ बंडीपुर आ गया। ये जंगली जानवरों का मामन है। बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई देता है इस इलाके में। जब मैसूर से ऊटी बाय रोड जाते हैं तो रास्ते में बंडीपुर आता है। ये जंगली जानवरों का मामन है। मामन से मुराद है पनाहगाह। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हिरन चौकड़ियां भरते नजर आते हैं। चौकड़ियां भरना, दौड़ना। परिंदे भी यहाँ कई अक़साम के पाए जाते हैं। देखने वाला सोचता रह जाता है कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो कई तरह के जानवर दिखाई देते हैं, परिंदे भी नजर आते हैं। इन्हें बहुत ही भला मालूम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है सबको देखकर।
पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई तो हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। रास्ता लहराते बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहा था। तस्वीर में देखिए किस तरह का रास्ता दिखाया गया है। जब पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई तो बाहर देखा कि रास्ता लहराते बल खाते सांप की तरह है। ये पुरपेच रास्ता नीलगिरी पहाड़ की इंतहाई चोटी पर बसे ऊंटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया है। पुरपेच रास्ता यानी पेशदार घुमाव वाला रास्ता नीलगिरी पहाड़ की इंतहाई चोटी आखिर की किनारे की चोटी पर बसे ऊटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया है, बनाया गया है। इस रास्ते पर दूसरी जानिब से आने वाली सवारी को देखकर ऐसा लगता है गोया वो हमारी टैक्सी से आगे निकलकर ऊटी जा रही हो। यानी इतनी तेजी से गाड़ियां गुजरती हैं और इतना छोटा रास्ता है। चक्करदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा कर रहा था। पहाड़ों के गिर्द गोल गोल घूमकर ऊपर की जानिब बढ़ता हुआ चक्करदार रास्ता बनाया जाता है। उसे देखकर दिल में खौफ पैदा हो रहा था, मगर बाहर के दिलकश नज़ारे इस खौफ को जायल भी कर रहे थे। यानी इतराफ के शीशे में से नजर आने वाले दिलकश नज़ारे थे, वो इस डर को, इस खौफ को जायल कर रहे थे, दूर कर रहे थे। ऊटी से करीब करीब एक जगह हमवार रास्ता आया तो एक पुल के पास ड्राइवर ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। हमवार यानी बराबर, मसावी, सपाट रास्ता। तो एक पुल के पास ये लोग नाश्ते के लिए रुक गए। इस पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती नजर आती है। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। इस आबशार के पानी में घनगरज और शोर नहीं था, यानी जरा भी आवाज नहीं थी, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। ठंडक पहुंचाना, सुकून पहुंचाना, आंखों को भला मालूम पड़ रहा था। यहाँ पर यह मुहावरा दिया गया है, आंखों को ठंडक पहुंचाना। दिन के 2:30-3 बजे हम ऊटी पहुंच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। सफ़र करते हुए मैसूर से ऊटी पहुंच चुके हैं। खुनक हवा से आंख जो लगी तो बेखबर सो गए। खुनक हवा, सर्द हवा। ऊटी की हवा बहुत सर्द होती है, वहाँ की सर्द हवा पाते ही इनको नींद लग गई। जब आंख खुली सूरज गुरूब होने के करीब था। जल्दी जल्दी तैयार होकर डूबते सूरज का मंजर देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। सनसेट पॉइंट पर पहुंचे हैं ये लोग सूरज गुरूब होने का मंजर देखने के लिए। सूरज जमीन की गोद में छुपा जा रहा था। वापस लौटे तो शाम का धुंधल का रात के अंधेरे में गुम हो रहा था, मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। शाम का धुंधल का यानी हल्का अंधेरा, रात के अंधेरे में गुम हो रहा था यानी गहरे अंधेरे में तब्दील हो रहा था। वहां पर रात में भी ऊटी की सड़कों पर और चौराहों पर रोशनी थी, क्योंकि वहां पर सयाह जो हैं देर रात तक खरीदारी करते हैं, होटलों में खाना खाते रहते हैं, इस वजह से वहां पर रौनक रहती है। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे, बातचीत करते रहे। यहाँ पर हमें एक नया मुहावरा मिला है, आंख लगना, उसके मानी है नींद आ जाना। सुबह आंख खुली तो होटल में बड़ी गहमा गहमी का आलम था। गहमा गहमी से मुराद है भाग दौड़। हर शख्स जल्द से जल्द होटल से निकलकर सनराइज पॉइंट पर पहुंचना चाहता था। सनराइज पॉइंट पर सूरज तुलू होने का मंजर देखा जाता है। लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों का इश्तियाक कुछ ज्यादा ही था, इश्तियाक, शौक। सर्दी में ठिठुरते हुए वो हमारे साथ तुलू होते सूरज का मंजर देखने के लिए आ गए।
शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी और जमीन की ओट से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखा दिया। शफक, वो सुर्खी जो तुलुए आफताब और गुरूब आफताब के वक्त उफक पर नमूदार होती है। परिंदों की चहकार, परिंदों की आवाज और ठंडी ठंडी हवा की सरसाहट में ये मंजर दिल को मोह लेने वाला था, दिल को लुभाने वाला था। बहुत ही दिलकश मंजर था। सूरज निकलने का नज़ारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन देखने के लिए चल पड़े। ये ऊटी का बहुत ही मशहूर गार्डन है। इसकी तस्वीर देखिए ऊपर दी गई है। बाग के सदर दरवाजे ही से खुशनुमा सब्ज़ार नजर आया। खुशनुमा, खूबसूरत, दिलकश। सब्ज़ार, हरा भरा मैदान, जहां रविश रविश पर फूलों की रंगीनियां बिखेरती कतारें फिजा को मुअत्तर कर रही थीं। रविश रविश पर बाग के दरमियान बना हुआ जो चहलकदमी का रास्ता होता है उसे रविश कहते हैं। तो उस रास्ते के बाजू में ही फूलों की रंगीनियां बिखेरती कतारें थीं जो फिजा को मुअत्तर कर रही थीं, फिजा में खुशबू फैला रही थीं। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। न जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न इन फूलों में बिखरा हुआ था। मुख्तलिफ रंगों के फूल थे। यहाँ सब्ज़ार पर चलने की मुमानियत है। यहाँ जो हरा भरा मैदान है उस पर चलना मना है, रोक टोक है। मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगा ही लेते थे। इस गुलशन की सैर के बाद, बोटैनिकल गार्डन की सैर करने के बाद हम टैक्सी के जरिए डोडा बिट्टा पहुंचे। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तस्वीर में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से ऊटी और इतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौनों की मानिंद दिखाई देते हैं। यानी बड़े बड़े घर, ऊंचे ऊंचे मकानात ऐसे लगते हैं जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे खिलौने हों। पहाड़ की बुलंदी और खाई की गहराई के खौफ को हमने वहाँ की मज़ेदार चाय पीकर दूर किया। यानी वहाँ जाने के बाद आसपास खाई को देखते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन वहाँ की चाय को पीकर उस खौफ को हमने दूर कर दिया। हरी हरी पत्तियों से बनाई हुई ये चाय डोडा बिट्टा का मशहूर मशरूब है, पीने की चीज़ है। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोक कर कुछ लोगों ने इसी चाय से हमारी ज़ियाफ़त करना, दावत करना। सयाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। हमारे बच्चे अब झील की सैर के लिए बेचैन दिखाई दे रहे थे, इसलिए टैक्सी का रुख हमें झील की तरफ करना पड़ा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो झील की तरफ जाने के लिए बहुत बेचैन होते हैं, उन्हें कश्तियों में सफ़र करना होता है। तो यहाँ पर ये बच्चे बहुत बेचैन थे, इसलिए टैक्सी का रुख से मुराद है सिमत, झील की तरफ करना पड़ा। पहाड़ की बुलंदी पर यह झील इंसानी कारीगरी का अजीब नमूना है। कारीगरी, हुनरमंदी, महारत। झील की सैर करने के लिए स्टीमर, बादबानी कश्तियाँ और चप्पू से चलने वाली कश्तियाँ वहाँ बआसानी दस्तयाब हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म की कश्तियाँ वहाँ पर लोगों के लिए दस्तयाब हैं। हमने एक कश्ती किराए पर ली और मज़े ले लेकर झील की सैर करते रहे। कश्ती ही में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बैठने का मंसूबा बना लिया, प्लान बना लिया। झील की सैर के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकटें खरीदकर रेलगाड़ी में बैठ गए। देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रही है रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी दीगर रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ है और नहायत धीमी रफ्तार से पहाड़ी के नशेब व फराज में उतरती चढ़ती है। नशेब से मुराद है ढलान और फराज का मतलब होता है बुलंदी। उतरती चढ़ती
ये दो मुतज़ाद अल्फाज हमें यहाँ पर मिले हैं, नशीब, फराज, उतरती, चढ़ती। आम तौर पर रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है। आपने भी देखा होगा हमेशा रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है, मगर इस गाड़ी की 3 पटरियां हैं। 2 पटरियों के बीच की पटरी दंदानेदार है और हर डब्बे के नीचे उस पर चलने वाला पहिया भी दंदानेदार लगाया गया है। दंदानेदार यानी एक किस्म के खांचे वाला। जब ये ट्रेन या रेलगाड़ी ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो जो ये पहिया है बीच की पटरी के खांचों में फंसकर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। इस तरह से दंदानेदार पहिया ही अपना काम अंजाम देता है दंदानेदार पटरी के साथ मिलकर। ये गाड़ी जब पहाड़ियों में चक्कर काटती है तो पहाड़ी के दामन में फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है वहाँ का। मैं भी ऊटी जा चुकी हूँ, मैंने भी उस रेलगाड़ी में सफ़र किया है। डब्बे में बैठे बैठे हमें नीलगिरी पहाड़ में आबाद टोडा कौम की झोपड़ियाँ भी नज़र आई। देखिए तस्वीर में नज़र आ रही है आपको झोपड़ी। हिंदुस्तान की कदीम तरीन द्राविड़ कौम में इन लोगों का शुमार होता है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी द्राविड़ कौम में इनका शुमार किया जाता है। साइंस की तरक्की के ज़माने में भी उन्होंने अपनी कबायली तर्ज माशरत को नहीं छोड़ा। तर्ज माशरत इसका मतलब है ज़िंदगी गुजारने का फ़न। काश्तकारी और गल्लाबानी के पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह हैं। ये अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, काश्तकारी करते हैं और गल्लाबानी करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं और भेड़ बकरियां चराते हैं और उसी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। ऊटी की सैर तकरीबन ख़त्म हुई तो हम वापसी के सफ़र की तैयारी के लिए होटल लौट आए। सयाहों की तरह हमने भी यहाँ के दुमदार सेब और ऊटी के मशहूर नीलगिरी के तेल की चंद शीशियाँ खरीद लीं। नीलगिरी का तेल बहुत मशहूर है, कई किस्म की दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1:30 बजे वापसी का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज़ देखा। फिल्मों में दिखाए जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों में फैले हुए हैं। ये जो इलाका है ऊटी और मैसूर का, बहुत सारी फिल्मों को यहाँ फिल्माया जाता है। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलुरु पहुंचकर हमने स्टेशन से करीब के बाज़ार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतज़ार करने लगे। इस तरह से प्यारे बच्चों, बेंगलोर से ऊटी तक का सफ़र हमने देखा। मैं खुद भी इन मकामात की सैर करके आई हूँ। वाकई में मैसूर, ऊटी बहुत खूबसूरत मकामात हैं। आप मंदरजा झैल सवालों के जवाबात अपनी कापियों में लिखिए। सवाल नंबर 1, ऊटी किस रियासत में वाक़ है? सवाल नंबर 2, सेहत अफ़ज़ा मकाम ऊटी को और क्या कहते हैं? सवाल नंबर 3, टीपू सुल्तान के मकबरे में और किसकी कब्रें हैं? सवाल नंबर 4, वृंदावन गार्डन किस लिए मशहूर है? सवाल नंबर 5, ऊटी का मशहूर गार्डन कौन सा है? सवाल नंबर 6, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सवाल नंबर 7, टोडा कौम का शुमार किन लोगों में होता है? घर काम दिया जा रहा है, आपको इसको अपनी कॉपी में करना है। अपने उस्ताद की मदद से वृंदावन गार्डन की मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए और इसकी तस्वीरें भी हासिल करने की कोशिश कीजिए।
प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है, रोज़ाना ज़िंदगी में भी उसका इस्तेमाल करें, मश्की सवालात और घर काम मुकम्मल करें। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है, रोज़ाना ज़िंदगी में भी उसका इस्तेमाल करें, मश्की सवालात और घर काम मुकम्मल करें। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।